नमस्कार दोस्तों, आई होप कि आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। कि आपको पता है कि बीपीएससी अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। इसके लिए कई सारी भ्रांतियां चल रही है, आएगा नहीं आएगा, इस सब पे ध्यान नहीं देना है दोस्त। आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए, क्योंकि यही आपको काम देगा। अगर अचानक से नोटिफिकेशन आ जाता है तो आपके पास समय बिल्कुल नहीं मिलेगा। इसलिए पढ़ाई करते रहिए। जो लोग अभी तैयारी करेंगे वही आगे का भी समय उसको काम देगा। ऐसा नहीं कि अभी अगर कोई नहीं पढ़ रहा है, नोटिफिकेशन आ गया, उसको 20 दिन एक्स्ट्रा समय मिल गया तो वो टॉप कर जाएंगे, ऐसा नहीं है। जो अभी से पढ़ रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्हीं को काम देगा ये वाला समय भी, और जो बढ़ा हुआ समय है वो भी। इसलिए बिना किसी झमेले में पढ़ते हुए, बिना नोटिफिकेशन वेट करते हुए आप अच्छे से पढ़ाई करिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो चलिए, आज का ये दूसरा सेशन है हमारा अंतर्राष्ट्रीय संबंध पे, और इस सेशन में काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्त। इससे आप आने वाले एग्ज़ाम में 1-2 क्वेश्चन देख सकते हैं, इसलिए इनको काफ़ी गहराई से देखिए, समझने की कोशिश करिए। रटने की आवश्यकता नहीं है, आपको इसी सेशन में 1 बार 2 बार करके आपको चीज़ों को याद करवाने की कोशिश किया जाएगा, और हम उन्हीं चीज़ों का डिस्कशन करेंगे, नोटिस करेंगे, जो एग्ज़ाम में बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। जो हमारा पहला आर्टिकल है, लोचशील और समावेशी आपूर्ति श्रृंखला संवर्धन, राइज। पहले जान लेते हैं राइज क्या है। एक ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए एक $40 मिलियन का एक फंड है, जो इसका पहला ये याद रखना है, राइज विश्व बैंक और G7 का एक पहल है। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? जापान कर रहा है। यह विश्व बैंक और G7 का ये सामूहिक पहल है। अभी माराकस में विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का एक बैठक हुआ था, उसी में राइज को आरंभ किया गया। रिजिलियंट एंड इंक्लूसिव सप्लाई चेन इन्हेंसमेंट है, इसके फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, कभी कभी एग्जाम में प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं। $40 मिलियन का एक परियोजना है, आपको ये याद रखना है। राइज के जो उद्देश्य है ये देख लीजिए। ये जो निम्न और मध्यम आय वर्ग वाले देश है, वहाँ ऊर्जा आवश्यकताओं या उत्पादों की आपूर्ति श्रृंखला में मिड स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में बड़ी भूमिका निभाने में सहायता करेगा। मिड स्ट्रीम का क्या मतलब है? खनिज प्रसंस्करण और शोधन, और आउट स्ट्रीम का क्या मतलब है? घटक निर्माण और संयोजन। ये आपको मतलब याद रखना है। अभी G7 के सम्मेलन हुए थे हाल में, आपको पता होगा, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी शामिल हुए थे। G7 में कौन कौन सा देश है ये आपको याद रखना है, जैसे कि फ्रांस है, यूनाइटेड स्टेट है, यूनाइटेड किंगडम है, जर्मनी है, जापान है, इटली और कनाडा है। इसमें एक और महत्वपूर्ण चीज किया गया था दोस्त, वो अपोलिया डिक्लेरेशन, वो आपको याद रखना है कि एग्जाम में सीधे पूछे जा सकते हैं कि अपोलिया डिक्लेरेशन, उसका संबंध किससे है? तो G7 देशों से। तो कुल मिला के ये सारा पॉइंट आपको इसमें याद रखना है। क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, और आप देखिएगा इससे रिलेटेड आने वाले समय में क्वेश्चन जरूर बनेंगे। इसके बाद इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। इस तरह की चीज़ें आपको ऐसे लिखने में या मेंस के आंसर राइटिंग लिखने में, ऊर्जा आवश्यकताओं का मूल्यांकन करने में, इस तरह की चीज़ों में आपको ज़रूरत पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल हमारा है फ्रीडम ऑन द नेट 2023 रिपोर्ट। तो इसमें बहुत चीज़ें नहीं है जानने को, बस इतना ही आप याद रखिए कि फ्रीडम ऑन द नेट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है? फ्रीडम हाउस के द्वारा। ये अमेरिका में स्थित एक संस्था है। इसमें 29 देशों में ऑनलाइन मानवाधिकारों की स्थिति खराब की गई है। सामान्यतः हमें ये याद रखना है कि जो एआई है अभी के समय में, उनके निगेटिव प्रभाव क्या क्या पड़ रहे हैं, उन्हीं के बारे में इस पे चर्चा की है, ये आपको याद रखना है। अगला है व्यापार एवं विकास रिपोर्ट 2023। इसको कौन लॉन्च करता है? इसको अंकटार द्वारा लॉन्च किया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट चीज को चिन्हित किया गया, ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है जानना। यहाँ से सीधे आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जिस तरह के ट्रेंड है अभी पेयर में, उसके बाद स्टेटमेंट वाइज, तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से देखे जा सकते हैं। इसको काफी ध्यान से समझने की कोशिश करिए। रिपोर्ट के अनुसार 2023 में बात की गई है, वैश्विक अर्थव्यवस्था की समृद्धि दर 2.4% रहने का उम्मीद है। ये सीधे यहाँ से इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और चीज इसमें कही गई है, पूर्वी और मध्य एशिया को छोड़कर संपूर्ण वैश्विक अर्थव्यवस्था की विकास दर 2022 के बाद से धीमी रही है। ये याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस तरह क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में देखे गए हैं काफी सारे एग्जाम में। यूपीएससी में तो इस तरह के समझिए ये फेवरेट क्वेश्चन सब होता है, इसलिए बीपीएससी में भी ट्रेंड बढ़ा है, तो याद रखिए इन चीजों को। उसके बाद गरीब देशों की ऋणग्रस्तता, प्रमुख आर्थिक क्षेत्रों में धीमी समृद्धि एवं बहुउद्देशीय संस्थाओं की ओर से संतोषजनक प्रक्रिया न मिलने के कारण अत्यंत चिंताजनक रुझान दिखाई गए। देखिए, सब में नेगेटिव चीजों को ही दिखाया गया है। भारत की आर्थिक समृद्धि दर 2023 में 6.6% और 2024 में 6.2% रहने का अनुमान है। उसके बाद देखिए, बेरोजगारी दर की 8.5 होना
और बढ़ती असमानता भारत की चिंता का विषय है। केंद्रीय बैंक और निजी बैंकों को, सार्वजनिक बैंकों को कहा गया है कि क्षेत्रों में दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता पर ध्यान देना चाहिए। वित्तीय स्थिरता गड़बड़ हो रहा है। उसमें के बाद जो सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी बात की गई है, याद रखिएगा, सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात की गई है। अभी हमने पिछले वाले सेशन में पढ़ा था कि भारत और किन 2 देशों के बीच सामाजिक सुरक्षा पर समझौता हुआ है, याद करिए और कमेंट में बताइए। विकासशील देशों में एनर्जी ट्रांजिशन से जुड़ी परियोजनाओं पर निवेश करने की बात की गई है। तो ये दोस्त, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये वाला टॉपिक, इसको एक-एक लाइन आप याद रखिए, ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। अंगटाड के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसकी स्थापना जो है 1964 में की गई थी। यह संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित एक अस्थायी अंतर सरकारी निकाय है, ये याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र सभा की अंतर सरकारी निकाय है, ये ऑप्शन बन सकते हैं। वर्तमान में भारत सहित इनके 195 देश शामिल हैं। ये आप इंपॉर्टेंट पॉइंट में इसको नोट कर लीजिए, ये पूछे जा सकते हैं। अगला आर्टिकल हमारा है वैश्विक कर चोरी रिपोर्ट। इसको कौन जारी करता है? यूरोपियन यूनियन टैक्स ऑब्जर्वेशन द्वारा ये जारी किया जाता है। में कहा गया है कि अरबपतियों पर उनकी संपत्ति के 2% के बराबर वैश्विक न्यूनतम कर लगाना की आवश्यकता है। इस सब पे आप ध्यान दीजिए। तो इसको कुल मिला के 2-3 चीजें दोस्त इसमें याद रखना है कि वैश्विक कर चोरी रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो यूरोपियन यूनियन टैक्स ऑब्जर्वेशन द्वारा ये जारी किया जाता है। और इसमें कुछ छोटे-छोटे बात की गई है जिसका इम्पैक्ट काफ़ी बड़ा-सा है अर्थव्यवस्था में, उसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें कहा गया है कि जो अपतटीय कर चोरी में कमी आई है, अपतटीय कर चोरी में कमी आई है, किंतु इस क्षेत्र में कमी आने की चुनौतियाँ बनी हुई हैं। अभी भी इसमें चुनौतियाँ बनी हुई हैं। इसके बाद ग्रीन वॉशिंग द ग्लोबल मिनिमम टैक्स की प्रवृत्ति को लेकर खतरा व्यक्त किया गया है। प्रवृत्ति के तहत बहुराष्ट्रीय कंपनियां निम्न कार्बन संक्रमण हेतु ग्रीन टैक्स क्रेडिट का उपयोग कर अपनी कर दरों को न्यूनतम 15% से कम कर लेती है। रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि न्यूनतम कॉर्पोरेट कर को 25% तक किया जाए तथा कर प्रतिस्पर्धा की कमियों को दूर किया जाए। तो इसमें कुछ ग्लोबल टैक्स की बात की गई है दोस्तों, ताकि टैक्स इवेजन वगैरह की प्रॉब्लम है ना, उसको कम किया जा सके। क्योंकि बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनी होते हैं, वो अलग-अलग देशों में, टैक्स हेवन देशों सब में कंपनी बनाकर फंड्स, नए-नए फंड्स क्रिएट करके टैक्स चोरी करते हैं। अभी जो आपका ये सेबी वाला मामला होगा, ये भी कहीं न कहीं इससे जुड़ा हुआ है, उसी से जुड़ा हुआ ये टॉपिक सब है। तो हमको यही याद रखना है कि जो वैश्विक कर चोरी रिपोर्ट है, वो किनके द्वारा जारी किया जाता है, और इसमें 2-3 बातें, जो ग्लोबल टैक्स की बात की गई, न्यूनतम कॉर्पोरेट टैक्स को 25% कर दिया जाए। एक बात की गई है वैश्विक संपत्ति रजिस्ट्री का एक पहल किया जाना चाहिए, निर्माण किया जाना चाहिए। इस तरह की बातें इसमें की गई है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ये कर चोरी रोकने के लिए भारत द्वारा किए गए उपाय है, इसको 30 सेकंड में आप देख लीजिए। इसको ना एक 1, 2, 3, 4 ऑप्शन देके एक-एक दे दिया जाएगा, उसमें पूछ दिया जाएगा कि इनमें से कौन इससे संबंधित है। तो ई चालान है, भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 है, आयकर अधिनियम 2015, धन शोधन निवारण अधिनियम 2002, दोहरा कर बचाव समझौता, सूचना विनिमय समझौता है, बेनामी लेन-देन मुखबिर पुरस्कार योजना है। मौजूदा कंपनियों के लिए बेस कॉर्पोरेट टैक्स घटाकर 22% और नई विनिर्माण कंपनियों के लिए 15% कर दिया गया है। तो इसको आप एक बार वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं, आपको इससे पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन आने वाले समय में। आगे है वैश्विक न्यूनतम कर। ये अभी हमने पढ़ा था, क्या है ये, कि यह कर प्रतिस्पर्धा को हतोत्साहित करते हुए वैश्विक कर पर एक मानक न्यूनतम कर है वैश्विक स्तर पर। तो इन चीज़ों को याद रखना है। जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के विदेशी मुनाफे पर 15% कॉर्पोरेट न्यूनतम कर का प्रस्ताव रखा गया है, आपको ये देखना है। भारत सहित 136 देशों ने कर चोरी को रोकने के लिए 15% न्यूनतम वैश्विक कर दर निर्धारित की है, ये आप याद रखिए। तो इन चीज़ों को ना, ये थोड़ा सा फैक्ट है, अभी लास्ट ईयर भी देखे होंगे, उसमें कुछ क्वेश्चन देखे गए हैं इस तरह से, तो इन चीज़ों को याद रखिए। जो अगला आर्टिकल है हमारा दोस्त, वो है फ्रांस, पापुआ न्यू गिनी तथा त्रिनाद एवं टोबैगो के साथ समझौता हुआ है। केंद्रीय कैबिनेट ने डिजिटल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में फ्रांस, पापुआ न्यू गिनी, त्रिनाद एवं टोबैगो के साथ भारत के 3 समझौते ज्ञापन को मंजूरी दी है। ये 3 समझौते कौन-कौन है, ये देख लीजिए। यही क्वेश्चन बन सकता है कि निम्नलिखित से कौन से समझौते हैं। तो इसमें है जो आपका डिजिटल परिवर्तनकारी पहलों को लागू करने के लिए सहयोग के क्षेत्र में किया गया है। जो इंडिया टेक है कि आदान-प्रदान को बढ़ावा देना। इंडिया टेक क्या है दोस्त, अभी जानते हैं। उसके बाद है डिजिटल क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देना। इंडिया टेक सामान्यतः वो है दोस्त कि जो हमारा पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है ना,
उसी को कुल सामूहिक रूप से इंडिया टेक कहा जाता है। जैसे कि आधार हो गया, यूपीआई हो गया या डेटा एक्सचेंज के लिए सर्वर की जो बात होती है, तो कुल मिलाकर सामूहिक रूप से उसी को इंडिया टेक कहा जाता है। तो इसी के संदर्भ में इन देशों के साथ समझौता हुआ है। आपको यही चीजें याद रखना है। सामान्यतः ये भी पूछा जा सकता है कि एक ही शब्द में एक ही लाइन इंडिया टेक क्या होता है, इसमें क्या-क्या शामिल होते हैं? तो आपको बताना है यूपीआई शामिल होते हैं, उसके बाद आधार शामिल होते हैं और जो डेटा एक्सचेंज वाला सर्वर है, प्रावधान है, वो चीज़ें शामिल होता है, तो आपको ये याद रखना है। देखिए हाल में किन-किन देशों के साथ ऐसा हुआ है, फ्रांस के साथ डिजिटल टेक्नोलॉजी के संदर्भ में करीबी सहयोग और सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए हुआ है। पापुआ न्यू गिनी के साथ भी हुआ है इस तरह के समझौते। त्रिनाद एवं टोबैगो के साथ जो एमओयू हुआ है, इंडिया टेक सहयोग के लिए किया गया है। जो भारत डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, में एक अग्रणी देश के रूप में उभरा है भारत। ये आपको पता होगा कि हमारे यहाँ का यूपीआई कई देशों में अभी जा रहा है, जैसे सिंगापुर में है, उसके बाद आपका देखेंगे नेपाल में, भूटान में, इन चीज़ों के साथ ये सारा चीज़ को टाइप करके बिना बनाया गया है। तो नेपाल के साथ, सिंगापुर के साथ पे नाउ यूपीआई से जोड़ा गया है। उसके बाद एंटीगुआ, बरमूडा, आर्मेनिया, सियरा लियोन तथा सूरीनाम के साथ इंडिया टेक साझा करने से संबंधित एमओयू साइन हुआ है। फिलीपींस, मोरक्को, बुर्किना फासो और श्रीलंका के साथ आधार जैसी डिजिटल पहचान प्रणाली विकसित करने के लिए समझौते किए गए हैं। तो इसी तरह तो ये सारी चीज़ें हैं। इंडिया टेक के बारे में यहाँ बताया गया है कि इंडिया टेक में क्या है, तो वही दिया है, विशिष्ट पहचान आधार है, यूपीआई है, डेटा एक्सचेंज और लोकल अकाउंट एग्रीमेंट है, ये सब। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट ये सेक्शन है, आपको इसको याद रखना चाहिए। इससे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट प्रश्न बनेंगे। अगला है सीटीबीटी से रूस का समर्थन रद्द कर दिया गया है। तो आपको यही प्रश्न बन जाएंगे कि हाल में कौन सा देश निम्नलिखित में से सीटीबीटी से जो समर्थन है वापस ले लिया है। तो आपको एक यही याद रखना है। उसके बाद सीटीबीटी क्या है ये जान लेते हैं कि ये एक तरह से ना बहुपक्षीय संधि है दोस्त। विश्व में कहीं भी और किसी भी तरह के जो परमाणु हथियार के जो ट्रेडिंग है, उसके बाद उसके परीक्षण है, इस तरह की चीज़ों को लेके, चाहे वो सैन्य हो या असैन्य हो, उसको ये मना करता है, उसको ये रोकता है। परमाणु विस्फोट पर ये रोक लगाती है। तो आपको ये याद रखना है। ये 1996 में इसको सभी के देशों के समक्ष रखा गया था हस्ताक्षर के लिए। अब तक करीब 187 देश इस पे हस्ताक्षर कर चुके हैं। लगभग 44 देशों ने इसका समर्थन नहीं किया है। उसमें जो 8 देश है, जैसे कि चीन है, भारत है, पाकिस्तान है, उत्तरी कोरिया है, इज़राइल है, ईरान, मिस्र, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये सब अभी इसका समर्थन नहीं किया है। तो इसी तरह रूस ने भी अपने आप को बैलेंस करने के लिए, जैसे अब यूएसए नहीं किया तो हम भी नहीं करेंगे। एनपीटी भी एक है इसी से संबंधित, जैसे परमाणु हथियार और प्रसार संधि जो है एनपीटी, ये आपको याद रखना है। ये जो है 19 आया था 1970 में। तो ये सारा चीज़ आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। अंतिम वाला है, इसमें जो हमारे लोकेशन है, जो करंट में चलते रहते हैं, इम्पोर्टेंट होते हैं किसी न किसी रूप में। तो इसको लोकेशन को बताने का उद्देश्य एक भी है दोस्त। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या कुछ भी न्यूज़ वगैरह देखते हैं, तो उस पे आपको ध्यान केंद्रित करना है कि इसका संबंध कहाँ से है। तो उसी तरह एक कैटालोनिया है। इसमें कैटालोनिया अलगाववादियों को माफ़ी दिए जाने की संभावना के विरुद्ध बार्सिलोना में एक बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ था। इसी के लिए ये चर्चा में रहा था। इसको आप देख लीजिए। कैटालोनिया उत्तरी स्पेन में एक स्वायत्त क्षेत्र है। ये एक स्वायत्त क्षेत्र है। पेयरी में भी दे देगा, ठीक है। ये कहाँ है, कैटालोनिया दे देगा और स्पेन दे देगा, आपको इस तरह से दे देगा। तो आपको ये सारा चीज़ याद रखना है। उसके बाद कैटालोनिया प्रांतों में गिरोना, बार्सिलोना, टेरागोना, लिलेडा, इस सब से इसकी भाषा जो है कैटलन है, इसको भी याद रखना है। कैटलन क्या है ये सीधे पूछा जा सकता है। जिस तरह हमारे देखिए पहले पूछा जा चुका है एग्जाम में कि पंचायतन क्या है, यूपीएससी पूछा था सीधे। तो इसी तरह से ये पूछा जा सकता है। इसको किसी भी संप्रभु राष्ट्र ने मान्यता नहीं दी है इस भाषा को, या कोई। उसके बाद है रफा क्रॉसिंग। रफा क्रॉसिंग आप गाजा पट्टी के सबसे दक्षिणी निकास बिंदु है। यह मिस्र की ओर आपको याद रखना है। तो ये सब लोकेशन आपको याद रखना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्त। इसको बताने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि अगर आप पढ़ते हैं तो आपको जो भी लोकेशन इंपॉर्टेंट दिखता है, जहाँ पे घटनाएं होती है, जैसे बांग्लादेश है या अभी बहुत तरह की चीज़ें वहाँ पे चल रही है, तो उस सबको आपको वहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकते हैं सिविल सर्विसेज दृष्टिकोण से, उन चीज़ों को आपको याद रखना है। तो इसी तरह बने रहिए इस चैनल पे। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, काफ़ी मेहनत से आपको लोगों के लिए ये डिस्कशन करता हूँ। तो प्लीज़ इसको आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और आगे और अच्छे से काम करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। तो
अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, अपने हेल्थ का ख्याल रखिए। धन्यवाद।